सीताराम राजगढ़ गांव में रहता है। राजगढ़ गांव में सड़क आ जाने से गांव का विकास होना शुरू होता है। और कैसे हो सीताराम? सभी लोग शहर में काम ढूंढने जा रहे हैं, क्या तुम नहीं जाओगे? नहीं, मैं तो अपने ही गांव में रहकर कुछ काम कर लूंगा। पर तुम करोगे क्या? सोच रहा हूँ एक बड़ा सा घर बनाऊं और उसमें किराएदार रखकर अपना खर्चा चला लूं। पर तुम्हारे पास घर बनाने के लिए इतने पैसे कहाँ से आएंगे? घास का घर बनाऊंगा। हाँ, ऐसा हो सकता है। घास की तो हमारे गांव में कोई कमी नहीं है। देखना, बड़े महल जैसा घर होगा मेरा। सीताराम जंगल जाता है और वहाँ से बहुत सारी सूखी घास लेकर वापस आता है और उस घास को बुनकर घर बनाने लगता है। कई दिनों तक दिन रात मेहनत करने के बाद सीताराम का घास का घर बनकर तैयार हो जाता है। कई दिन तक ढूंढने पर सीताराम को एक किराएदार मिलता है। मुझे 2 कमरे चाहिए। मैं अपने परिवार के साथ यहाँ आपके गांव के स्कूल में पढ़ाने आया हूँ। हाँ हाँ, आइए गुरुजी। इतना बड़ा घर आप लोगों के लिए ही तो बनाया है। आ जाइए। सीताराम किराएदार को घर दिखाता है। किराएदार को घर पसंद आता है। कुछ दिन बीतने के बाद, अरे सीताराम जी, आपके घर में तो बहुत सारे चूहे हैं। ये तो रात को ठीक से सोने भी नहीं देते। माफ कीजिए गुरुजी, मैं आज ही चूहेदानी लाकर सारे चूहों को भगा देता हूँ। सीताराम दुकान में जाकर चूहेदानी खरीदता है और चूहेदानी की मदद से जंगल में छोड़ कर आता है। कुछ दिन तक तो किराएदार को कोई भी शिकायत नहीं रहती, पर जैसे ही बारिश का मौसम आता है, बारिश का पानी सीताराम के घास के घर में घुसने लगता है, जिसकी शिकायत लेकर किराएदार फिर से सीताराम के पास आता है। सीताराम जी, अब नई समस्या खड़ी हो गई है। क्या बात है बताइए, आप खुद ही चलकर देख लीजिए। किराएदार सीताराम को अपने कमरे में लेकर जाता है, जहाँ पर छत से बारिश का पानी टपक रहा है। ये देखिए, थोड़ी सी बारिश हुई नहीं कि पानी टपकना शुरू हो गया। अब आप ही बताइए, बारिश के मौसम में तो यहाँ घर के अंदर बाढ़ ही आ जाएगी। माफ कीजिए गुरुजी, मैं इसका कुछ इलाज करता हूँ। सीताराम बाजार से एक बड़ा सा त्रिपाल और ताड़ पत्री खरीद कर लाता है, जिसे वो अपने घर के ऊपर रख देता है। लीजिए गुरुजी, अब आपकी पानी टपकने की समस्या भी खत्म हो गई। धीरे धीरे बारिश का मौसम शुरू हो जाता है और तेज मूसलाधार बारिश होने लगती है, जिससे सीताराम की छत का त्रिपाल और ताड़ पत्री दोनों ही फट जाते हैं और बारिश का पानी एक साथ घर में आ जाता है। किराएदार गुस्से में सीताराम के पास जाता है। देखिए सीताराम जी, अब तो हद ही हो गई है। घर का सारा राशन भीग गया है। ऐसे में कोई कैसे आपके इस घास फूस के घर में रह सकता है? अब माफ कीजिए गुरुजी, आगे से ऐसा नहीं होगा। माफी मत मांगिए, कुछ कीजिए। अगर आपने 1 हफ्ते में ये घर ठीक नहीं किया तो मैं अपना कमरा छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसी नौबत नहीं आएगी। आप मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए, मैं कुछ करता हूँ। सीताराम परेशान हो जाता है और सोच में पड़ जाता है कि तभी उसे परेशान देखकर उसका दोस्त दिवाकर उससे पूछता है, क्या बात है, आज परेशान नजर आ रहे हो? हाँ, बारिश की वजह से घर के अंदर पानी घुस रहा है, जिससे किराएदार ने घर खाली करने के लिए कहा है। अब घास फूस का घर है तो पानी तो घुसेगा ही ना। समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूं। तो कुछ टाट पट्टी या प्लास्टिक की ताड़पत्री लगाकर देखो। वो सब करके भी देख लिया, उनका भी कुछ फायदा नहीं हुआ। ठीक है, अगर तुम्हारी समस्या का कोई हल मिलेगा तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। दिवाकर इतना कहकर वहाँ से चला जाता है और सीताराम फिर से सोच में पड़ जाता है कि वो कैसे अपने घर को बारिश में चूने से बचाए। कुछ दिन बीत जाते हैं, पर सीताराम कुछ भी नहीं कर पाता और बारिश का पानी घर में घुसने की वजह से अब किराएदार घर को खाली करने लगता है। गुरुजी, कुछ दिन और रुक जाइए। देखिए सीताराम जी, मैंने आपको 1 हफ्ते का समय दिया था और 10 दिन बीत चुके हैं। आप खुद ही देख लीजिए, घर के अंदर पानी का तालाब बना हुआ है और इस तालाब में मैं अपने बच्चों के साथ कैसे रहूंगा? हे भगवान, बड़े मुश्किल से तो एक किराएदार मिला था, दूसरा किराएदार कहाँ से ढूंढ कर लाऊंगा?
और किराएदार मिल भी गया तो मैं इस टपकती छत का क्या करूँगा? सीताराम बहुत दुखी और निराश हो जाता है कि तभी उसके पास दिवाकर आता है। मुझे तुम्हारी समस्या का समाधान मिल गया है। क्या है, जल्दी से बताओ। दिवाकर सीताराम को एक किताब देता है। इस किताब का मैं क्या करूँगा? जब राम जी और सीता माँ वनवास गए थे तब उन्होंने जंगल में एक जादुई घास के पौधे से घर बनाया था जो कि उन्हें सर्दी गर्मी से बचाता था। और भी कई चमत्कारिक गुण उस घास में हैं। किताब खोलकर देखो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। सीताराम किताब खोलकर उस जादुई घास के पौधे को देखता है और खुश हो जाता है। वो किताब को लेकर जंगल में जाता है और जादुई घास को ढूंढने लगता है कि तभी सीताराम के पीछे एक शेर पड़ जाता है। सीताराम शेर से खुद को बचाने के लिए तेजी से दौड़ता है और जाकर एक बहुत गहरे गड्ढे में गिर जाता है। सीताराम जब गड्ढे में थोड़ा आगे चलता है तो वो देखता है कि सामने कुछ चमक रहा है। सीताराम समझ जाता है कि ये वही घास है। जब वो उसके पास जाता है तो उसे वहाँ पर एक वानर दिखाई देता है। तुम्हें क्या चाहिए सीताराम? मुझे ये जादुई घास चाहिए। इसके लिए तुम्हें मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। अगर उत्तर सही हुए तो तुम्हें ये जादुई घास मिल जाएगी। हे वानर रूप धारण किए हनुमान जी, आप सवाल पूछिए। राजा राम कितने साल के लिए वनवास गए थे? अब 14 साल के लिए। राजा राम का सबसे बड़ा शत्रु कौन था? अब लंकापति रावण। अब आखिरी प्रश्न, भगवान श्री राम को महापुरुष क्यों कहते हैं? क्योंकि एक राजा होते हुए भी उन्होंने अपने पिता के वचन की लाज रखने के लिए राजघराने को छोड़कर वनवास जाने का निर्णय लिया था। तुमने सभी प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं। तुम जितना चाहे उतना जादुई घास ले जा सकते हो। जय हो सीता मैया की, जय हो रामचंद्र जी की। हे ईश्वर, मुझ गरीब पर अपनी कृपा बनाओ। जय हो प्रभु, आपने अपना चमत्कार दिखा दिया। जय हो सीता मैया, जय हो रामचंद्र जी की। सीताराम जादुई घास का एक बड़ा गड्ढा बनाकर घर ले आता है। सीताराम उस जादुई घास से अपने घर की छत बुनने लगता है। जैसे ही सीताराम उस जादुई घास से अपने घर की छत बनाता है, उसका पूरा घर जादुई घास का महल बन जाता है। अरे वाह सीताराम, ये तो चमत्कार हो गया। ये सब तो प्रभु रामचंद्र जी की कृपा है और तुम्हारी किताब के बताए हुए नुस्खे ने कमाल कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद दिवाकर। इसमें धन्यवाद की क्या बात है? अगर मुसीबत के समय में एक दोस्त दूसरे के काम नहीं आएगा तो दोस्ती ही क्या। आ जाओ, तुम्हें अंदर से अपना जादुई घास का महल दिखाता हूँ। सीताराम दिवाकर को अपना जादुई महल दिखाने के लिए ले जाता है। जब ये बात किराएदार को पता चलती है कि सीताराम के घास का झोपड़ा जादुई घास का महल बन गया है, तो वो अपना सारा सामान लेकर सीताराम के पास वापस आता है। मुझे माफ कर दीजिए सीताराम जी, मैं आपके घर को छोड़कर चला गया था और न जाने आपको क्या क्या कह दिया। कोई बात नहीं गुरुजी, उस वक्त मेरे घर की हालत भी ठीक नहीं थी और ऐसे पानी टपकने वाली छत में भला कोई कैसे रहेगा। पर अब मेरा घर बिल्कुल ठीक हो गया है। आप अपने पूरे परिवार के साथ वापस आ सकते हैं। किराएदार अपना सारा सामान और परिवार को लेकर सीताराम के जादुई घास के महल में वापस रहने के लिए आ जाता है। धीरे धीरे सीताराम के जादुई घास के महल के बारे में लोगों को पता चलता है और कुछ नए किराएदार रहने के लिए जादुई घास के महल में आने लगते हैं। एक बार मोहन नाम का एक आदमी अपनी पत्नी और बेटी के साथ मेले से घूमकर वापस घर आ रहे थे। तभी एक दुर्घटना में उसकी पत्नी की मौत हो जाती है। सभी लोग उसे दूसरी शादी करने को बोलते हैं, परंतु मोहन अपनी बेटी के लिए सौतेली माँ नहीं लाना चाहता था। माँ, तुम कहाँ हो? मुझे तुम्हारी याद आती है। माँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। पिताजी भी काम पर चले जाते हैं, मेरे पास कोई नहीं रहता। माँ, तुम वापस आ जाओ ना। एक दिन योगिता खाना बना रही थी और तेल उसके ऊपर गिर जाता है और उसका आधा चेहरा जल जाता है। ये देखकर
मोहन को बहुत दुख होता है और वो सोचता है, अगर मैं इसके लिए दूसरी माँ ले आया होता तो ना इसे इतनी कम उम्र में खाना बनाना पड़ता और ना ही इसका चेहरा जलता। कुछ दिन बाद मोहन दूसरी शादी कर अपनी दूसरी पत्नी रीना को ले आता है और घर आके, योगिता मेरी बच्ची, देखो मैं तुम्हारे लिए किसे लेकर आया हूँ। योगिता भाग कर आती है और रीना के गले लग जाती है। रीना योगिता का जला चेहरा देखकर डर जाती है और पूछती है, ये इसके चेहरे को क्या हुआ? उसे सारी बात बताता है। ये सब सुनकर रीना अपने कमरे में चली जाती है। रीना स्वभाव से बहुत चंट होती है। वो योगिता को बिल्कुल पसंद नहीं करती है और मोहन के सामने अच्छा बनने का नाटक करती है। एक दिन, अरे ओ बदसूरत, कहाँ है? मेरे लिए खाना ले आ और अपना चेहरा ढक के आना, समझी? समय बीतता गया और रीना भी माँ बन गई। उसने अपनी बच्ची का नाम खुशबू रखा। खुशबू के जन्म के कुछ दिन बाद ही मोहन का देहांत हो गया। अब तो रीना का अत्याचार और बढ़ गया था। एक दिन, माँ मेरे सारे कपड़े फट गए हैं, मुझे नए कपड़े दिला दो। तू कहीं की महारानी है जो तुझे नए कपड़े चाहिए? यही कपड़े पहन, समझी? समय बीतता गया और खुशबू भी बड़ी हो जाती है और वो भी योगिता पर अपनी माँ की तरह अन्याय करती है। हमेशा उससे काम करवाती और डांटती रहती थी, पर योगिता उन दोनों को बहुत प्यार करती है। तभी डाकिया एक खत लेके आता है। बेटी खुशबू, जरा पढ़ तो क्या लिखा है इस खत में? खुशबू खत पढ़ती है कि शहर से उसके पिताजी के दोस्त दिनेश अपने बेटे के साथ आने वाले हैं। ये सुनकर, अरे ये तो मोहन का वही करोड़पति दोस्त दिनेश है जो शहर में रहता था। इसके साथ मोहन अपनी उस बदसूरत बेटी योगिता की शादी करना चाहता था। वहाँ खड़ी योगिता भी ये सब सुन रही थी और बोली, माँ दिनेश चाचा आने वाले हैं, वो तो मुझे बहुत प्यार करते हैं। ये सुनकर रीना बोली, चल जा यहाँ से और जंगल से लकड़ी ले आ, उन्हें हम चूल्हे का बना खाना खिलाएंगे। मोहन बताते थे कि उन्हें गांव के चूल्हे पर बना खाना बहुत पसंद है। ठीक है माँ, मैं अभी जाके लाती हूँ। ऐसा कहकर योगिता जंगल जाती है और लकड़ी चुनती है। तभी सामने उसे एक बूढ़ी औरत की आवाज सुनाई देती है। वो बेहोशी की हालत में पानी पानी कह रही थी। योगिता उसके पास जाती है और, क्या हुआ माई, तुम्हें पानी पीना है क्या? हाँ बेटी, बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दे। योगिता आसपास नजर दौड़ाती है तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता। तो वो बूढ़ी औरत को बोलती है, माई यहाँ कुछ पीने का नहीं है, रुको मैं कुछ करती हूँ। थोड़ी दूर जंगल में चलने पर योगिता को एक तालाब दिखता है और वो पानी लाके उस बूढ़ी औरत को पिला देती है। पानी पीकर, खुश रहो बेटी, तुम तो मुझे जानती भी नहीं हो, फिर भी मेरी इतनी मदद की। बेटी, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। माई मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये जादुई गोल्डन चप्पल है, इसे पहनकर तुम जो मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा, पर इसका जादू पूरे दिन में सिर्फ एक बार होता है। सच में ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा कहकर योगिता उस जादुई गोल्डन चप्पल को पहनती है और सोचती है, काश मेरा ये जला चेहरा ठीक हो जाए। उसके कहते ही उसका चेहरा एकदम ठीक हो जाता है और वो बहुत सुंदर हो जाती है। उधर घर पे उसकी सौतेली माँ गुस्से में उसका इंतजार कर रही थी। पता नहीं कहाँ मर गई ये लड़की। इतने में शहर से दिनेश और उसका बेटा आ जाते हैं। उन्हें देखकर रीना बहुत खुश होती है और अपनी बेटी खुशबू को योगिता बनाकर सामने ले आती है। मोहन की मौत की खबर सुनकर बहुत बुरा लगा था। उस समय मैं शहर से कहीं बाहर गया हुआ था। काफी दिन बाद मुझे पता चला। बड़ी मुश्किल से इसे पाला है, मैंने इसे एकदम सगी बेटी जैसा प्यार दिया है। आप चिंता न करें, अब ये हमारे घर की अमानत है। मैंने मोहन से वादा किया था कि मैं योगिता बेटी को अपने घर की बहू बनाऊंगा। ये सुनकर दोनों माँ और बेटी खुश हो जाते हैं कि दिनेश ने खुशबू को योगिता समझ लिया है। तभी योगिता वहाँ आ जाती है। वो बहुत सुंदर लग रही थी। दोनों माँ बेटी उसे देखते ही रह जाते हैं और दिनेश और उसका बेटा भी उसे देखते ही रह जाते हैं। तभी, अरे दिनेश चाचा, आप आ गए, आप कैसे हैं? तुम कौन हो और मुझे कैसे जानती हो?
चाचा जी, मैं योगिता, आपके सबसे अच्छे दोस्त की बेटी। तुम योगिता हो तो ये कौन है? ये मेरी छोटी बहन खुशबू है। ये सुनकर रीना का मुंह छोटा सा हो जाता है और दिनेश सब समझ जाता है कि रीना अपनी बेटी खुशबू को योगिता बनाकर उसके सामने लाई है ताकि वो अपनी बेटी की शादी उसके बेटे से करवा सके। भाभी, मुझे सब समझ आ गया है। आपको शर्म आनी चाहिए ऐसा करते हुए। और सारी बात योगिता को बताता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बस। सारी बात सुनकर योगिता बोलती है, दिनेश चाचा, मेरी माँ और बहन दोनों बहुत अच्छे हैं। ये दोनों मुझे बहुत प्यार करते हैं। चाचा जी, मैं किसी और को पसंद करती हूँ। आप अपने बेटे की शादी खुशबू से करवा दें, इसलिए माँ ने ऐसा किया। ये सब सुनकर रीना को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने योगिता के साथ कितना गलत किया, और अपनी गलती सुधारने के लिए वो सारा सच दिनेश को बताती है कि उसने कितना गलत किया है योगिता के साथ। और उसने ये भी बताया कि योगिता झूठ बोल रही है कि वो किसी और को पसंद करती है। योगिता मेरी बच्ची, तुमने बहुत दुख देखा है, पर अब और नहीं। तुम अब मेरी बहू हो और मेरे साथ शहर चलोगी। मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची, तुम बहुत अच्छी हो, पर मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। ये सब सुनकर योगिता अपनी माँ के गले लग जाती है। थोड़ी देर बाद रीना की नजर उसके गोल्डन चप्पल पे पड़ती है। वो योगिता से पूछती है, ये चप्पल तुम्हारे पास कहाँ से आई? और तुम्हारा चेहरा तो जला हुआ था, तो ये ठीक कैसे हो गया? योगिता अपनी सौतेली माँ को उस जादुई सोने के चप्पल के बारे में सब बताती है। ये सुनकर रीना बोलती है, इसलिए कहते हैं कि भगवान सब देख रहा है और अच्छे लोगों के साथ अच्छा होता है, इसलिए ही तुम्हें वो जादुई सोने की चप्पल मिली। और ऐसा कहकर उसके गले लग जाती है और बड़े धूमधाम से उसकी शादी कराती है। दयावती अपने बेटे नितिन के साथ रहा करती थी। उसे अपने बेटे की शादी की फिक्र थी। वह नितिन के लिए लड़कियों की तलाश किया करती थी, पर नितिन को तो आंचल पसंद थी। वह आंचल को बहुत प्यार करता था, पर आंचल उसे सिर्फ इस्तेमाल करती थी। वह उससे प्यार नहीं करती थी, ये वो जानता था, फिर भी आंचल से प्यार करता था और शादी करना चाहता था। नितिन, तू रोज लड़कियों को फेल कर देता है। जो भी लड़की तुझे दिखाती हूँ तो उसे नापसंद कर देता है। अब ऐसे नहीं चलेगा। पर जब मुझे कोई पसंद है ही नहीं तो मैं हाँ कैसे कह दूं? शादी तो तुझे करनी ही होगी। नितिन, अब मैं जो लड़की पसंद करूंगी उसी से तुझे शादी करनी होगी। जिंदगी मुझे बितानी है मम्मी, मैं किसी से शादी नहीं कर सकता। मुझे आंचल पसंद है। पर आंचल मुझे पसंद नहीं है, और अब जो लड़की मुझे पसंद आएगी वही तेरी जीवन संगिनी बनेगी। ये मेरा अंतिम फैसला है। नितिन और दयावती दोनों लड़की देखने जाते हैं, जहाँ काजल नाम की लड़की दयावती को पसंद आ जाती है, और दयावती नितिन का रिश्ता काजल से कराने का फैसला कर लेती है। दयावती काजल और नितिन की शादी करा देती है और काजल को बहू बनाकर घर ले आती है। काजल का स्वागत बहुत धूमधाम से होता है, पर नितिन ने बेमन से काजल से शादी की होती है। वो अपनी माँ के कहने पर शादी तो कर लेता है, पर वो काजल को बिल्कुल पसंद नहीं करता। देख नितिन, अब तेरी शादी हो गई है और काजल ही तेरी जीवन संगिनी है। अब तुझे अपना जीवन काजल के साथ बिताना है। तू अपना वैवाहिक जीवन अच्छी तरह से बिताना और इसे कोई दुख ना हो, ये जरूर ध्यान रखना। नितिन बेमन से हाँ कह देता है और अपना वैवाहिक जीवन काजल के साथ शुरू कर देता है। एक दिन काजल कुछ थका थका सा महसूस करती है और अचानक से पलंग पर बैठ जाती है। क्या हुआ काजल? तुम आज बहुत थकी थकी सी लग रही हो। तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं माँ जी। क्या हुआ? नितिन ने तुमसे कुछ कहा? नहीं माँ जी, उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। फिर क्या बात है? कुछ नहीं माँ जी, बस कुछ टाइम से उल्टियाँ हो रही हैं और उल्टी का सा मन हो रहा है। नहीं बेटा, डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। माँ जी, चूरन वगैरह ले लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। दयावती काजल को ले जाती है और वहाँ जाकर काजल के गर्भवती होने का पता चलता है। दयावती बहुत खुश होती है और काजल को बहुत बधाई देती है। बहुत बहुत बधाई हो बेटा, तुमने आज मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। आज तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। अब मैं दादी बन जाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी।
दयावती और काजल घर आ जाते हैं। काजल यह खबर नितिन को देना चाहती है और उसका कमरे में इंतजार करती है कि तभी नितिन आ जाता है। सुनिए जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या कहना है? जल्दी कहो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। मुझे आपको एक खुशखबरी देनी है जिसे सुनकर आप बहुत खुश हो जाएंगे। बातों को मत घुमाओ और साफ साफ कहो कि बात क्या है। आप पापा बनने वाले हैं। क्या कह रही हो? पता भी है तुम्हें? हाँ, आप खुश नहीं हुए? इसमें खुशी की कोई बात नहीं है। मुझे इस बात से खुशी नहीं है। मुझे कोई बच्चा नहीं चाहिए। अब नितिन काजल को अनदेखा करने लग जाता है और उससे दूर दूर रहने लगता है। ना ही उसका ख्याल रखता है और ना ही उससे बात करता है। काजल को यह रवैया बहुत अजीब लगता है। आप मुझसे दूर दूर क्यों रह रहे हैं? आखिर मेरी गलती क्या है? जब से मैंने आपको गर्भवती होने के बारे में बताया तब से आपका रवैया ही बदल गया है। ऐसा क्यों? काजल, अब मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं रखना चाहता। हमारी शादी से पहले मैं एक आंचल नाम की लड़की से प्यार करता था। उसको बहुत पसंद करता था। मैंने तुमसे प्यार किया ही नहीं। क्या कह रहे हैं? अगर आपने मुझसे प्यार नहीं किया तो मुझसे शादी क्यों की? तुम माँ को बहुत पसंद हो। माँ की मर्जी के आगे मेरी नहीं चली। माँ के कहने पर मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी, पर आज मैं आंचल को पसंद करता हूँ, तुमको पसंद नहीं करता। काजल के पैरों तले तो जमीन खिसक जाती है और वह बेसुध होकर पलंग पर बैठ जाती है। काजल, तुम अब अपने मायके चली जाओ और अपने बच्चे का ध्यान रखना। मैं तुम्हारे बच्चे को स्वीकार नहीं कर सकता। कल ही आंचल यहाँ रहने आ जाएगी। काजल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। नितिन काजल को उसके मायके छोड़ आता है और अगले दिन आंचल आ जाती है। आंचल घर में रहने तो लगती है पर घर परिवार वालों का बिल्कुल ध्यान नहीं रख पाती, जो कि नितिन को पसंद नहीं आता। एक दिन दयावती आंचल से परेशान होकर कहती है, नितिन, ये तुम्हारा फैसला था। मैं इस फैसले में कुछ नहीं कर सकती। पर काजल एक ऐसी लड़की थी जो परिवार के हर सदस्य का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखती थी। काजल सबके साथ घुल मिल गई थी। उसको घर की हर एक चीज की फिक्र रहती थी। पर आंचल तो उससे बिल्कुल विपरीत है। उसे तो सिर्फ अपनी फिक्र रहती है, परिवार की नहीं। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो। रात को मैंने एक सपना देखा था जिसमें महावर लगे पैर पीछे की तरफ जा रहे थे। हाँ, सच है। दिवाली का समय चल रहा है और हमारे घर की लक्ष्मी काजल को तूने घर से बाहर निकाल दिया है। हमारे घर की लक्ष्मी काजल है, आंचल नहीं। नितिन सोच ही रहा होता है कि काजल उसका किस तरह से ध्यान रखा करती थी। हमेशा उसकी फिक्र करती थी, पर आंचल ऐसा नहीं करती। एक दिन नितिन आंचल को किसी बात पर डांट देता है तो आंचल घर छोड़कर चली जाती है। नितिन, दिवाली का समय आ रहा है। घर की लक्ष्मी को घर ले आ बेटा, नहीं तो बहुत बुरा होगा। घर की लक्ष्मी दिवाली के वक्त घर से बाहर है, ये अच्छी बात नहीं है। आंचल तुझसे प्यार नहीं करती थी। अगर उसको तुझसे प्यार होता तो वो इस तरह घर छोड़कर नहीं जाती, इस परिवार को अपना मानती। हाँ माँ, मुझे एहसास हो गया है कि काजल के साथ जो हुआ वो गलत हुआ। आज मेरी वजह से वो कितनी दुखी है। मेरी खुशी के लिए वो बिना कुछ कहे अपने मायके चली गई। आज से वही मेरी जीवन संगनी है। मैं आंचल को भूल जाऊंगा और काजल के साथ जीवन व्यतीत करूंगा और उसे हमेशा खुश रखूंगा। नितिन काजल को उसके घर से काजल से माफी मांगकर ले आता है। दोनों में सुलह हो जाती है। दिवाली के दिन काजल अपने घर आकर दिवाली मनाती है। अब दोनों को आपस में कोई शिकायत नहीं होती और नितिन काजल से प्यार करने लगता है और उसका बहुत ध्यान रखता है।